अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप लोग उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो लेक्चर सीरीज़ है A2 बायोलॉजी की चल रही है एंड वी हैव स्टार्टेड आवर सिलेबस विद द थर्ड चैप्टर होम्योस्टेसिस। और इस थर्ड चैप्टर के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव गिवन यू 2 लेक्चर्स। एक में हमने इंट्रोडक्शन लिया था सिलेबस का और हमने स्टार्ट किया था होम्योस्टेसिस को, बेसिक्स ऑफ होम्योस्टेसिस की हमने बात की थी। इन द सेकंड लेक्चर वी हैव टॉक्ड अबाउट the homeostatic control and how it is achieved through feedback system. In that lecture we have also discussed a lot of terminologies that is more frequently used in होम्योस्टैटिक कंट्रोल जब हम पढ़ रहे होते हैं। तो अगर आपको याद हो तो लास्ट लेक्चर के अंदर आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपके जहन में होगा कि हमने फीडबैक सिस्टम स्टार्ट किया था और फीडबैक सिस्टम के अंदर आई हैड गिवन यू द फीडबैक सर्किट, द फीडबैक पाथवे, आई हैव ड्रॉन डायग्राम्स, स्कीमेटिक डायग्राम्स, वो भी आपके सामने हमने शेयर की थी और उम्मीद है कि आपको वो चीज़ें याद होंगी। अगर आपको याद हो तो लास्ट लेक्चर हमने इस पॉइंट पे एंड किया था कि फीडबैक सिस्टम का पाथवे तो ऑलवेज रिमेन्स द सेम, द मैकेनिज्म ऑलवेज रिमेन्स द सेम, बट द इनपुट आउटपुट रिलेशन, द नॉलेज विच इज इनपुट इन आवर बॉडी to the control center and the output which is generated by the control center can differ, and on that basis we can classify the feedback system into 2 types, which is positive feedback and the negative feedback system. So we are going to start our discussion today from that same point, that is positive and the negative feedback. I hope कि आपको इससे पहले की सारी चीजें याद है, नहीं तो यू कैन लिसन टू दैट दोज रिकॉर्डिंग्स अगेन एंड अगेन। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम वी आर गोइंग टू बिगिन विद पॉजिटिव एंड द नेगेटिव फीडबैक। नाउ फर्स्ट लुक एट द डेफिनेशन कि व्हाट इज पॉजिटिव फीडबैक एंड व्हाट इज नेगेटिव फीडबैक। डेफिनेशन क्या है? आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू नोट इट डाउन इन योर नोटबुक ताकि आपके पास डेफिनेशन वंस रिटन में आ जाए, उसके बाद फिर आपको मैं उसको बिट बाय बिट समझाता हूँ। तो व्हाट इज द पॉजिटिव feedback and why, when we call this feedback the positive feedback? Okay, listen this and write it down in your notebook. When the response, which is output, when the response of your body, when the response or the output of your body or control center, same meaning आता है दोनों का कि control center ही आपकी body का response है। तो when the response of your body or the control center is along with the direction of a stimulus, when the response of the control center is along the direction of the stimulus, यानी जिस डायरेक्शन में स्टिमुलस है, मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा अभी आप सिर्फ अपने पास लिखिएगा कि जिस डायरेक्शन में स्टिमुलस है अगर रिस्पॉन्स भी उसी डायरेक्शन में आ रहा है, यानी दोनों का रिलेशन सेम ही है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी एक चीज बढ़ रही है आपकी बॉडी में, लेट मी कोट यू एन एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल आपकी बॉडी में ग्लूकोज लेवल बहुत कम था, ठीक है। अब उस ग्लूकोज लेवल को आपने बढ़ाया, ठीक है जी। अब बॉडी ने इस चीज को सेंस किया कि ग्लूकोज लेवल वाज बहुत ज्यादा नीचे था और अब ये बढ़ रहा है। अब ये जो बढ़ना है ये चेंजिंग सिग्नल बॉडी ने इसको लिया और फिर बॉडी ये देख रही है कि स्टिल ये इनफ लिमिट तक नहीं आया है, इनफ रेंज तक नहीं आया है, तो बॉडी क्या करती है? बॉडी मजीद रिस्पॉन्सेज इनिशिएट कर रही होती है कि भाई ग्लूकोज को और बढ़ाया जाए, यानी ग्लूकोज बढ़ने का हमारे पास स्टिमुलस है एंड बॉडी इज गिविंग रिस्पॉन्स टू फर्दर इंक्रीज दैट। तो दोनों चीजें इंक्रीज होती हुई हमें नजर आ रही हैं, ठीक है। क्या करेगी बॉडी? फॉर एग्जांपल ग्लूकोज लेवल कम हो रहा था तो आपका फैट ब्रेक डाउन होना शुरू हो गया, तो फैट ब्रेक डाउन होता है और ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, इससे ग्लूकोज लेवल बढ़ता है। लेकिन बॉडी रिस्पांस क्या देती है कि ग्लूकोज लेवल और बढ़ाओ, और उसके लिए क्या इनिशिएटिव लेती है कि आपको भूख लगना शुरू हो जाती है, यू स्टार्ट फीलिंग द हंगर रिस्पॉन्स आपका इनिशिएट हो जाता है। इसी तरह से जो आपका जो ग्लाइकोजन स्टोर्ड है मसल्स के अंदर वो ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाता है, तो बॉडी इज गिविंग द रिस्पॉन्स इन द सेम डायरेक्शन एज द स्टिमुलस। तो इफ द स्टिमुलस इज इंक्रीजिंग, बॉडी इज आल्सो गिविंग द रिस्पॉन्स इन इंक्रीजिंग डायरेक्शन, और वाइस वर्सा। इफ द स्टिमुलस इज डिक्रीजिंग एंड बॉडी इज आल्सो गिविंग द स्टिमुलस इन डिक्रीजिंग डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल आपका बीपी जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ था, अब हमने हार्मोन्स और डिफरेंट केमिकल्स रिलीज किए जो बॉडी जो ब्लड प्रेशर को नीचे लेकर आ रहे हैं। अब बॉडी ने इस चीज को सेंस किया फीडबैक से और उसके बाद मजीद सेट ऑफ रिस्पॉन्सेज इनिशिएट किए जो फर्दर नीचे लेकर आए। तो
decreasing blood pressure was the stimulus in my example, and body has taken the feedback from the decreasing stimulus and has ordered to decrease the stimulus, has ordered the response in decreasing fashion, which is same for as that of stimulus. So if the stimulus is increasing and body is giving response in increasing direction, or if the stimulus is decreasing and body is also giving the response to decrease that stimulus further, so in both the examples the response and the input, or the input and the output, is in the same direction. So this is what you have written in your book, that when the response of the body is in the same direction, is along the direction of stimulus, we call it positive feedback. I have quoted different examples, but in actual practice positive examples, जो positive feedback की examples हैं आपकी body में, वो बहुत कम हैं. Almost 95% of the feedback mechanisms work by negative system. Almost 95% of the feedback mechanism runs through negative feedback. लेकिन क्या कहा हमने, अगर मैं definition को quickly summarize करूं, when the stimulus is increasing and the response or the output or the response of your body is also in the same direction, दोनों increasing होंगे या दोनों के दोनों क्या होंगे, decreasing होंगे, we call it पॉजिटिव फीडबैक. ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, मैंने एग्जांपल भी दिए हैं. पॉजिटिव फीडबैक की जो एक क्लासिकल एग्जांपल है जो मैं आपके सामने लाजमी कोट करूंगा, वो है पायरेक्सिया, जिसको आप कॉमनली फीवर कहते हैं. पायरेक्सिया इज वन ऑफ द क्लासिकल एग्जांपल ऑफ फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम. पायरेक्सिया इज द एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम. हाउ? देखो बेटा, क्या होता है जब बॉडी में आपकी बैक्टीरियल एक्टिविटी शुरू होती है, तो बॉडी का एम क्या है कि उस बैक्टीरियल एक्टिविटी को डिक्रीज करना है. ठीक है जी. अब बॉडी क्या देखती है कि किसी भी तरह से इसको डिक्रीज करना, तो बॉडी क्या करती है, बॉडी जानती है कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके लिए एक प्रॉपर इन्वायरमेंट चाहिए होता है, और उस प्रॉपर इन्वायरमेंट के अंदर ही वो लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रॉस्पर करता है. तो बॉडी क्या करती है, उसका टेम्परेचर, यानी हमारी अपनी बॉडी अपना टेम्परेचर राइज करना शुरू करती है, जो कि अनफेवरेबल हो जाता है उस ऑर्गेनिज्म के लिए, और उसकी वजह से बॉडी क्या देखती है कि उसकी एक्टिविटी क्या हो रही है, स्लो डाउन हो रही है. तो अब होता क्या है फीवर के अंदर कि जब कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपकी बॉडी में शुरू हुआ, बॉडी ने उसको काउंटर करने के लिए टेम्परेचर बढ़ाना शुरू किया. अब व्हेन बॉडी इज रिसीविंग द फीडबैक आफ्टर इंक्रीजिंग टेम्परेचर, तो फीडबैक क्या आता है कि भाई बैक्टीरियल एक्टिविटी रुक रही है. तो अब इंक्रीजिंग टेम्परेचर से बैक्टीरियल एक्टिविटी रुक रही थी, तो बॉडी ऑर्डर द इफेक्टर्स टू इंक्रीज द टेम्परेचर फर्दर. ठीक है ना, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा था, बॉडी ने देखा इससे फायदा हो रहा है, तो उसको और इंक्रीज करने के लिए इंफॉर्मेशन या आउटपुट जनरेट किया. वी कॉल दैट पॉजिटिव फीडबैक. एंड यू नो सम टाइम दिस फीडबैक कैन बी डेंजरस और डिसएडवांटेजियस फॉर आवर बॉडी एज वेल, क्योंकि बॉडी एक प्राइमरी बेनिफिट को देख रही है, और हो सकता है कि उस प्राइमरी बेनिफिट को देखते हुए एक सेकेंडरी बेनिफिट जो है वो इग्नोर हो जाए, जिसकी वजह से बाज़ दफा नुकसान भी होता है. बट फीवर, दैट इज वाई डॉक्टर सेड, मैं हमेशा क्लास में भी मैंने जुमला कहा है कि फीवर इज नॉट अ डिजीज, फीवर इज अ सिम्टम ऑफ डिजीज. कि फीवर होने का मतलब ये है कि आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन चल रहे हैं, इन्फेक्शन चल रहा है, एंड बॉडी इज ट्राइंग टू काउंटर दैट by making the environment unfavorable for that particular organism, but obviously that environment also becomes unfavorable for you as well at that time. So this is one of the classical example of पॉजिटिव फीडबैक. तो आई होप कि पॉजिटिव फीडबैक समझ में आ गया होगा. तो मैंने जैसे कहा कि ओनली 5% ऑफ द एग्जांपल्स इन योर बॉडी आर द पॉजिटिव फीडबैक एग्जांपल्स. ज्यादातर जो हमारा फीडबैक है वो बॉडी में नेगेटिव है. तो नाउ लेट्स गो टू द नेगेटिव फीडबैक. कि नेगेटिव फीडबैक क्या होता है बेटा. नेगेटिव फीडबैक क्या है, अगर आप पॉजिटिव से डेफिनेशन को समझ के नेगेटिव में ड्राइव करना चाहें, व्हेन द रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी, when the response of the body is against the direction of stimulus, when the response of the body or output of the body is against the input or is opposite to the direction of the stimulus, we call it negative feedback. For example, there are a lot of examples in negative feedback. For example, आपका बीपी बढ़ रहा है, बॉडी क्या करेगी, उसको सेंस करेगी कि अबव द रेंज जा रहा है. कैसे सेंस करेगी, बैरो रिसेप्टर से. बैरो रिसेप्टर से सेंस करेगी अगेंस्ट द रिस्पॉन्स, अगेंस्ट द अबव द रेंज जा रहा है, क्या करेगी, वो सारे रिस्पॉन्सेज इनिशिएट करेगी जिससे वो नीचे आ जाए. इसी तरह नीचे हो रहा है, बॉडी सेंस करेगी, वो सारे रिस्पॉन्सेज इनिशिएट करेगी जिससे वो ऊपर आ जाए. इसी तरह से
ग्लूकोज लेवल नीचे जा रहा है तो बॉडी क्या करेगी, आपको भूख लगेगी, आपको जनाबे अली फैट ब्रेकडाउन के लिए इनिशिएट करेगी। तो आप देखेंगे ग्लूकोज लेवल ऊपर लाने की, ग्लूकोज लेवल नीचे जा रहा था, बॉडी इज ट्राइंग टू मेंटेन द ग्लूकोज लेवल बाय गिविंग द रिस्पॉन्सेज जिससे इंक्रीज हो। तो स्टिमुलस इज गोइंग डिक्रीज जनरेटिंग रिस्पॉन्सेज जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में उसको ले जाएंगे, वापस ऊपर की तरफ ले जाएंगे। दिस इज नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक में देखो एक बड़ा कंफ्यूजन पॉजिटिव और नेगेटिव में होता है। बच्चे समझते हैं जब ऊपर ऊपर जा रहा है सब तो पॉजिटिव है, नीचे नीचे जा रहा है तो नेगेटिव। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हमने आपको क्या समझाया कि पॉजिटिव फीडबैक जो है, पॉजिटिव फीडबैक में स्टिमुलस यानी इनपुट और आउटपुट सेम डायरेक्शन में, चाहे वो अपवर्ड हो चाहे वो डाउनवर्ड हो। जबकि जो आपके पास नेगेटिव फीडबैक है उसमें डायरेक्शन ऑपोजिट है। एक चीज अपवर्ड है तो दूसरी चीज डाउनवर्ड है, दूसरी चीज डाउनवर्ड है तो पहली चीज अपवर्ड है। अगर स्टिमुलस इंक्रीजिंग है उसको डिक्रीज करना है, जैसे आपको मैंने ब्लड प्रेशर की एग्जांपल दी। अगर स्टिमुलस डिक्रीज है हो रहा है और उसको इंक्रीज किया जाएगा, दिस इज नेगेटिव फीडबैक। लॉट ऑफ एग्जांपल्स आर देयर। आपको भूख इसीलिए लगती है क्योंकि जब आपका ग्लूकोज लेवल नीचे जा रहा है आपको भूख लगना शुरू हो गया ताकि ग्लूकोज लेवल ऊपर जाए। तो ये सारे नेगेटिव फीडबैक and by performing either the positive or the negative fashion of the feedback, body is trying to achieve what? होम्योस्टैटिक कंट्रोल। अगेन जिसकी बात हम पिछले 2 लेक्चर से कर रहे हैं, इसेंशियल फॉर लाइफ है। अगर होम्योस्टैटिक कंट्रोल डिस्टर्ब होता है तो ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू बी अ लीथल एस्पेक्ट फॉर योर लाइफ। ठीक है जी। तो नेगेटिव फीडबैक क्या है? व्हेन द स्टिमुलस इज इंक्रीजिंग एंड द रिस्पॉन्स और आउटपुट इज डिक्रीजिंग, और व्हेन द स्टिमुलस इज डिक्रीजिंग द आउटपुट इज इंक्रीजिंग। ठीक है जी, आउटपुट इज इंक्रीजिंग। तो वी कॉल दिस नेगेटिव फीडबैक एंड आई हैव गिवन यू लॉट ऑफ एग्जांपल्स। आई होप के आपको समझ में भी आया होगा। फॉर एग्जांपल लो ग्लूकोज लेवल क्रिएट्स हंगर रिस्पॉन्स। इसी तरह लो वाटर लेवल क्रिएट्स थर्स्ट। ठीक है जी। इसी तरह हाई बीपी, हाई ब्लड प्रेशर अगेन डिक्रीजिंग द ब्लड प्रेशर रिस्पॉन्सेज, ये आपके पास इनिशिएट हो जाते हैं। तो ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। सो दैट्स द डिस्कशन ऑफ फीडबैक सिस्टम। लेट मी शो यू दिस इन माय नोट्स एज वेल। ठीक है, you can see here in my notes the positive and the negative feedback, and this is the flow chart that you have to remember for the negative feedback. And examiner में मैंने आपको last lecture में भी कहा था कि exam में try to draw schematic diagrams. It is going to save your time as well, plus it is going to leave a great impression on the checker or the examiner. Plus there are chances कि if you have forgotten something to write in your theoretical answer but you have mentioned that in diagram, so most probably the examiner may see that in diagram and give you score for that particular thing. तो इसलिए जो है stages, schematic diagrams are very very important in your A2 examination because you are going to attempt the theoretical paper. Here you can see in stages in the negative feedback, for example change detected. यहाँ से हमने शुरू करना है। Change is detected, which is stimulus, changing signal. ठीक है जी। then corrective mechanisms activated, क्योंकि change हो रहा है या तो above या below and body को homeostatic control achieve करना है। for that उसको चाहे वो ऊपर जा रहा हो नीचे लाना है, नीचे जा रहा हो ऊपर लाना है। तो that is why corrective mechanisms, ऊपर जाना भी corrective नहीं है, नीचे जाना भी corrective नहीं है। तो corrective mechanisms are activated। जैसे ग्लूकोज के लिए मैंने कहा hunger response आपको होगा, फैट ब्रेकडाउन शुरू हो जाएगा। इसी तरह वाटर के लिए किडनी से वाटर की रीअब्जॉर्प्शन तेज हो जाएगी, आपको प्यास लगना शुरू हो जाएगी। ठीक है जी। करेक्टिव मैकेनिज्म्स आर एक्टिवेटेड एंड कंडीशंस रिटर्न बैक टू द सेट पॉइंट एंड करेक्टिव मैकेनिज्म देन स्विच्ड ऑफ। जब चीजें वापस अपने मैकेनिज्म वापस अपने स्टेज पे नॉर्मल रेंज में आ जाएंगी तो ऑब्वियसली बॉडी फीडबैक लेगी, नॉर्मल में आ गई, सारे मैकेनिज्म जो है वो स्विच ऑफ हो जाएंगे। और फिर जब तक कि कंडीशन चेंज नहीं हो रही दोबारा से, सेट पॉइंट जो नॉर्मल रेंज है उससे ऊपर या नीचे नहीं जा रही, तब तक चीजें नॉर्मल रहेंगी। वंस दोबारा से कंडीशन चेंज होती है तो फिर चेंज इज डिटेक्टेड एंड देन द साइकिल गोज ऑन अगेन। दिस इज हाउ द नेगेटिव फीडबैक वर्क। आई होप आपको यहां तक बात समझ में आ गई होगी। नाउ देयर इज अनदर डायग्राम which I call as feedback control loop. I have taken this diagram from internet and this is a very high yield diagram, again making it easy to remember, making it easy to visualize the concept of the feedback system. A negative feedback control. अच्छा, हर जगह पे negative क्यों आ रहा है? क्योंकि obviously मैंने आपको बताया 95% of the feedbacks are negative. एग्जाम में भी negative आता है। अगर positive आ जाएगा तो you know कि difference कहां पर lie कर रहा है। तो अब यहां पर अगर हम शुरू करें तो बेटा factor rises, देखें यहां से शुरू करते हैं। factor rises above the set point, ठीक है। then receptors sense the change in that factor, obviously factor is changing factor is detected. Who will sense the change? Receptor will sense the change, and then receptor will after sensing the change,
they will carry this information to this control center, ठीक है जी, and from where effectors स्टार्ट वर्किंग और इफेक्टर्स स्टार्ट वर्किंग। अच्छा, यहां पर लूप में दो चीजें आपको दिखाई जा रही हैं, या तो राइज हो रहा है या तो फॉल हो रहा है। अगर राइज हो रहा है या फॉल हो रहा है, दोनों तरफ से इट विल बी डिटेक्टेड बाय द receptor, and in both the cases the information will be given to the control center from where the effector, if the factor was increasing they will order them to decrease, और अगर वो decrease हो रहा था तो they will जो है ना initiate the responses जिसमें वो increase हो रहा हो। ठीक है जी, उम्मीद है यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। यहां तक ये हमारी डिस्कशन कंप्लीट होती है फीडबैक सिस्टम की। उम्मीद है कि आपको कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं होगी। यूट्यूब के ये लिंक्स हैं, अगर आप चाहें तो इन लिंक्स को ओपन करके मजीद वीडियोस भी इन टॉपिक से रिलेटेड देख सकते हैं। आई होप कि आपको यहां तक बात समझ में आ गई होगी। नाउ लेट्स गेट बैक टू द ओरिजिनल डिस्कशन। तो हमने फीडबैक सिस्टम यहाँ पर कंप्लीट कर दिया। यानी अब मैं अगर क्विकली रिव्यू करूँ तो आपने इस चैप्टर में स्टार्ट किया था होम्योस्टेसिस, द कॉन्सेप्ट ऑफ होम्योस्टेसिस, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज इफ दिस कंट्रोल इज नॉट अचीव्ड बाय आवर बॉडी। देन वी हैव डिस्कस सम बेसिक टर्मिनोलॉजी जो हम बार-बार इस्तेमाल कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल रिसेप्टर, इफेक्टर, कंट्रोल सेंटर, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन एटसेट्रा। उसके बाद वी हैव डिस्कस्ड हाउ एग्जैक्टली द होम्योस्टैटिक कंट्रोल इज अचीव्ड बाय फीडबैक सिस्टम। फीडबैक सिस्टम का पाथवे लूप क्या है, we have discussed that also, and we have also discussed the types of feedback system and how exactly those types work, and we have seen, I've given you the diagram and I've shown you some schemes in my notes as well। तो ये तमाम चीजें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ईजी हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रही होंगी। Do give me your feedback on WhatsApp group और in the chat box जो आपको यहाँ पर मिलेगा कॉलेज लेक्चर पोर्टल पे इंशाल्लाह ताला। Now we are moving forward to the next topic which is जहाँ से फिर हमारे चैप्टर की बेसिक थीम बनती है। अभी तक हम जो है ना वो बेसिक जो चैप्टर जो A2 लेवल का है उसको हम स्टार्ट नहीं कर पाए। The reason for that is कि हम बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्डिंग अभी तक कर रहे हैं। ठीक है जी, तो अब हम आगे जा रहे हैं एंड लेट मी राइट इट हियर, एस्पेक्ट्स ऑफ होम्योस्टेसिस। एस्पेक्ट्स ऑफ होम्योस्टेसिस, देखो वी हैव डिस्कस कि होम्योस्टैटिक कंट्रोल कैसे अचीव होगा, जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन अब एक सवाल ये कि आवर बॉडी इज वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स, मतलब इट्स अ ह्यूज केमिकल कॉम्पोजिशन। तो क्या क्या चीजें मेंटेन रखेंगे तो होम्योस्टैटिक कंट्रोल मेंटेन रहेगा। जाहिर है कि हर चीज को मेंटेन रखना है, लेकिन हर चीज को तो हम इस लेवल पे डिस्कस नहीं कर सकते। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस द बेसिक एस्पेक्ट्स, द बेसिक टारगेट्स और ऑब्जेक्टिव्स कि जिनको आपने लाजमन मेंटेन करना है अगर आप अपनी लाइफ के को एट रिस्क नहीं डालना चाहते। तो बेसिकली एस्पेक्ट्स ऑफ होम्योस्टेसिस से मुराद हमारी ये है कि हम एस्पेक्ट्स में बात करेंगे उन ऑब्जेक्टिव्स की जो कि लाजमन हर हालत में प्राइमरीली आपको मेंटेन नहीं करने। तो इससे हमें अंदाजा हो जाएगा कि किसी भी बॉडी के मेन होम्योस्टैटिक कंट्रोल में ये एस्पेक्ट्स कवर होना लाजमी है, चाहे वो हमारी बॉडी हो या किसी जानवर की बॉडी हो। तो नाउ लेट्स बिगिन बेटा। देयर आर 3 एस्पेक्ट्स ऑफ होम्योस्टेसिस। देयर आर 3 टारगेट्स, 3 डिफरेंट एस्पेक्ट्स जिनको बॉडी ने मेंटेन हर हाल में करना ही करना है। 3 एस्पेक्ट्स हैं, तुम बच्चों की तरह 3 एस्पेक्ट्स हैं जिनको बॉडी ने मेंटेन करना है। नंबर 1 जिस एस्पेक्ट को बॉडी ने मेंटेन करना है वो है थर्मोरेगुलेशन, विच इज द रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर। थर्मोरेगुलेशन, आपने ये वाला एस्पेक्ट ओ लेवल्स बायोलॉजी में भी पढ़ा हुआ है। दूसरा जो एस्पेक्ट बॉडी ने कंट्रोल करना है, मेंटेन करना है, रेंज में रखना है, होम्योस्टैटिक कंट्रोल उस पर लाजमी रखना है, दैट इज एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन से मुराद हमारी क्या है मैं आगे चल के बताऊंगा आपको, ये आपने थोड़ा सा ओ लेवल्स में ये भी पढ़ा हुआ है। और तीसरा जो एस्पेक्ट बॉडी ने मेंटेन करना है, और ये आपने ओ लेवल में उतना डिटेल में पढ़ा नहीं है, इट इज ऑस्मो रेगुलेशन। So let me give you quickly the definitions of all these things. Thermoregulation is the maintenance of the temperature in the optimum range. Excretion is the maintenance of metabolic as well as nitrogenous waste. जो nitrogen containing compounds है, nitrogenous waste. तो excretion is the maintenance of metabolic as well as nitrogenous waste. Osmoregulation is the maintenance of solutes and water potential. Osmoregulation is the maintenance or regulation of solute and water
पोटेंशियल, सॉल्यूट एंड वाटर पोटेंशियल। तो तीन एस्पेक्ट्स हैं, थर्मो रेगुलेशन, मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर, आपकी बॉडी को टेम्परेचर रेगुलेट करना है, टेम्परेचर मेंटेन करना है टेम्परेचर मेंटेन करना है। दूसरा एस्पेक्ट क्या है कि आपकी बॉडी को वेस्ट मेंटेन करना है। वेस्ट को मैं आगे डिटेल में बताऊंगा, लेकिन फॉर टाइम बीइंग वेस्ट आपके पास दो तरह का होगा। एक वेस्ट है आपके पास मेटाबॉलिक, उसकी डिटेल में हम जाएंगे, और एक वेस्ट है नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्ट, उसकी डिटेल में भी इंशाल्लाह हम जैसे कि चैप्टर आगे बढ़ेगा हम जाएंगे। ऑस्मो रेगुलेशन क्या है? इट इज द मेंटेनेंस ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट के अंदर मेजर सॉल्यूट कौन सा आता है आपके जहन में? ग्लूकोज। एंड सेकंड इज वाटर पोटेंशियल। तो मेंटेनेंस ऑफ सॉल्यूट एंड वाटर पोटेंशियल इज कॉल्ड ऑस्मो रेगुलेशन। इट मींस कि अगर किसी बॉडी को अपने आप को ठीक रखना है, होम्योस्टैटिक कंट्रोल पे रखना है, तो ये तीन प्राइमरी फंडामेंटल एस्पेक्ट्स हैं दैट हैज टू बी मेंटेन्ड बाय एवरी बॉडी इन ऑर्डर टू सर्वाइव हेल्दी लाइफ, अदरवाइज द लाइफ सर्वाइवल विल बी एट रिस्क। ठीक है जी। तो अब ये एस्पेक्ट्स बताने का मतलब क्या हुआ? ये एस्पेक्ट बताने का मतलब ये है कि यू शुड नो दैट नाउ द चैप्टर विल बी डिस्कस इन थ्री डिफरेंट एस्पेक्ट्स। फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस द थर्मोरेगुलेशन, सेकंड वी आर गोइंग टू डिस्कस एक्सक्रीशन, एंड थर्ड वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑस्मोरेगुलेशन, दैट इज कंट्रोल ऑफ सॉल्यूट एंड वाटर पोटेंशियल। तो ये चैप्टर का आपको एक आगे का पूरा फ्यूचर दिखा रहे हैं कि चैप्टर में हमने किस तरह से चलना है और किस तरह क्या क्या चीजें हमने पढ़नी है। ठीक है जी। तो लेट्स बिगिन आवर डिस्कशन फ्रॉम थर्मो regulation, the first aspect of homeostasis. Thermo regulation. ठीक है, ये एस्पेक्ट काफी इजी इसलिए रहेगा क्योंकि आप ये ऑलरेडी ओ लेवल्स में पढ़ चुके हैं। तो राइट डाउन द डेफिनेशन बेटा इन योर नोटबुक। Write down the definition in your notebook beta. It is the maintenance of temperature. It is the maintenance of temperature. It is the maintenance of temperature within the optimum range. It is the maintenance of temperature within the optimum range. And what is the optimum range? For mammals it is 36 to 38 degrees Celsius. It is the maintenance of temperature within an optimum range of 36 to 38 degrees Celsius, irrespective of the external conditions. Whether the temperature in the external environment is -2 degree or -20 degree or -60 degree, or whether the temperature is 60 degree or 70 degree या 55 degree, जो भी, irrespective of the external condition, thermoregulation क्या है? It is to maintain the internal body temperature in any condition within this range, optimum range. ठीक है जी। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है थर्मोरेगुलेशन का। अच्छा, जब हम थर्मोरेगुलेशन की बात करते हैं, सबसे पहले जो चीज हमारे ध्यान में आती है, जो आपने ओ लेवल्स में पढ़ी है, वो क्या है? वो ये है मेरे बच्चे कि थर्मोरेगुलेशन क्या तमाम जानदार कर सकते हैं? क्या तमाम जानदारों में लिविंग ऑर्गेनिजम्स में डू दे हैव द एबिलिटी टू मेंटेन द टेम्परेचर irrespective ऑफ द एक्सटर्नल कंडीशन? द आंसर इज नो. You have learned that this in O level also, कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो दो तरह के होते हैं इन इफ वी टॉक अबाउट द टेम्परेचर मेंटेनेंस। एक को आप क्या कहते थे? कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, कोल्ड ब्लडेड, और एक को आप कहते थे वार्म ब्लडेड एनिमल्स। ऑल्दो कि ये टर्म्स अब इस्तेमाल नहीं होती, ये टर्म्स अब रिजेक्ट हो गई हैं, लेकिन आप ज्यादा फेमिलियर इन्हीं टर्म्स से हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स और वार्म ब्लडेड एनिमल्स। तो आज इनको हम क्या कहते हैं, मैं उसकी तरफ भी बात करूंगा। आज जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं उनको आप कहते हैं एक्टोथर्म्स। जो मॉडर्न टर्म है इनके लिए वो क्या है? एक्टोथर्म है। और यहां पर इनके लिए क्या वर्ड इस्तेमाल होता है? एंडोथर्म्स। तो ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ either they can maintain or not their internal temperature, body temperature, they can be categorized into two types, ectotherms and endotherms. Those organisms which cannot maintain their internal body temperature within an optimum range due to irrespective of the external condition. Those organisms which cannot maintain their internal body temperature within the optimum range, irrespective of the external condition, are called ectotherms.
यानी वो जानदार जो बाहर की कंडीशन जो है जैसी भी है उसकी वजह से इंटरनल का टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पा रहे. आई शुड रादर से इट लाइक दिस दैट दोज ऑर्गेनिजम्स व्हिच कैन नॉट मेंटेन देयर इंटरनल बॉडी टेम्परेचर विद इन द ऑप्टिमम रेंज एज द एक्सटर्नल टेम्परेचर चेंजेस. ठीक है ना. तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को आप क्या कहते हैं? एक्टोथर्म्स कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल इसमें बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं. कॉमनली जो रेप्टाइल्स हैं जिसमें आपके पास बहुत कॉमन एक रेप्टाइल आ जाता है जो आपके घरों में मौजूद है जिसे आप लिजर्ड कहते हैं, छिपकली कहते हैं. दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एन एक्टोथर्म. इसी तरह जनाब जो फ्रॉग है, एम्फीबियन का ग्रुप है बायोलॉजी के अंदर, फ्रॉग भी एक्टोथर्म है. इसी तरह बहुत सारी लंबी लिस्ट है जो जानदार जो है अपने इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, इवन बैट विच इज मैमल जो है ना वो भी अपनी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर सकती एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के लिहाज से. अच्छा, इस एक्टोथर्म के अंदर मेंटेन तो नहीं कर सकते. तो सवाल ये कि जब इनके टेम्परेचर लेट्स सपोज सर्दी हुई और टेम्परेचर अंदर गिरना शुरू हो गया तो क्या ये मर जाएंगे? गर्मी हुई, टेम्परेचर अंदर का बढ़ना शुरू हो गया बाहर की गर्मी की वजह से, तो क्या ये मर जाएंगी? जवाब है नहीं. द नेचर हैज गिवन देम ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म. अगर उनके पास थर्मोरेगुलेटरी मैकेनिज्म नहीं है तो उनके पास कुछ ऑल्टरनेटिव पाथवेज हैं जिसके जरिए वो अपने आप को बचाते हैं. अच्छा, अब इसमें भी दो तरह के जानदार हैं. एक कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनिजम्स वो है बेटा कि जो अब गर्मी में सर्वाइव नहीं कर सकते. क्या मतलब? उनके बॉडी का टेम्परेचर लोअर साइड पर है, जब गर्मी का सीजन शुरू होता है तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने लग जाता है एंड दे कैन नॉट सर्वाइव दैट टेम्परेचर बिकॉज दे कैन नॉट नाउ जो है ना वो कंट्रोल देयर टेम्परेचर और मेंटेन देयर टेम्परेचर इन द ऑप्टिमम रेंज. तो एक तो वो हैं जो गर्मी को सर्वाइव नहीं कर सकते और एक वो हैं जो सर्दी को सर्वाइव नहीं कर सकते. क्या मतलब सर्दी को सर्वाइव नहीं कर सकते? कि गर्मी में तो सही से रह रहे हैं, बॉडी टेम्परेचर ठीक है, लेकिन सर्दियां जैसे आई टेम्परेचर गिरना शुरू हुआ तो वो उसको सर्वाइव नहीं कर सकते. तो दो तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं बेटा. जो गर्मी को सर्वाइव नहीं कर सकते वो गर्मी में छुप जाते हैं और जो सर्दी को सर्वाइव नहीं कर सकते वो सर्दी में छुप जाते हैं. ठीक है जी, जिसको आप विंटर स्लीप और समर स्लीप कहते हैं. तो दोज ऑर्गेनिजम्स व्हिच कैन नॉट मेंटेन देयर टेम्परेचर इन विंटर दे अंडरगो विंटर स्लीप, जिसको आपने क्या कहा है, आप बेसिक साइंसेस से पढ़ के आए होंगे. वी कॉल दैट विंटर स्लीप हाइबरनेशन. हाइबरनेशन में चले जाते हैं जहां पर छुप जाएंगे ऐसी किसी जगह पे जहां पर इनका टेम्परेचर मेंटेन रहे. हाइबरनेशन, विंटर स्लीप, विंटर स्लीप. ठीक है बेटा, विंटर स्लीप में चले जाते हैं. ठीक है, विंटर स्लीप में चले जाएंगे एंड उसके बाद जो दूसरे जानदार हैं जो गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर सकते वो चले जाएंगे, लाजमी सी बात है कि इसमें समर स्लीप के अंदर. तो समर स्लीप में चले जाएंगे एंड वी कॉल दैट एस्टिवेशन. तो those organisms which cannot or who cannot maintain their temperature, either they undergo the summer sleep or they undergo winter sleep, that is hibernation or estivation, ताकि वो अपने आप को बचा सकें एंड बाय दिस मैकेनिज्म दे सर्वाइव ड्यूरिंग अनफेवरेबल सीजन. ठीक है जी. तो टेम्परेचर रेगुलेट करने के लिए हमने क्या कैटेगराइजेशन की कि हर जानदार टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर सकता. देयर आर टू ग्रुप्स. जो थोड़े से लेस डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स हैं वो उनके अंदर हम क्या देखते हैं कि वो ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म इख्तियार करते हैं, उनके पास थर्मो रेगुलेटरी सेट्स ऑफ मैकेनिज्म नहीं होता और इसी वजह से जो है वो या तो विंटर स्लीप का सहारा लेते हैं या समर स्लीप का सहारा लेते हैं. अच्छा, दूसरी तरफ हमारे पास जो कैटेगरी है ये उन ऑर्गेनिजम्स की है जो एंडोथर्म्स कहलाते हैं, यानी कि जो अपने टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं. अच्छा, मैंने बताया मैमल्स के लिए टेम्परेचर रेंज 36 to 38 डिग्री सेल्सियस की है, जबकि बर्ड्स के लिए ये रेंज जो है वो 37 से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस से तक है. इसका मतलब हमें पता चला कि बर्ड्स की जो बॉडी में इंटरनल टेम्परेचर होता है ब्लड का वो कम होता है एज कंपेयर टू ह्यूमंस. ठीक है, सॉरी, वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ह्यूमंस. और यहीं से मैं आपको एक कमर्शियल इंपॉर्टेंस बताऊं, शायद आपने सुना हो नानी दादियों के मुंह से कि जिन लोगों को जो है वो जोड़ों की तकलीफ होती है, जिन लोगों को जो है वो हड्डियों का दर्द होता है, आज भी शायद किया जाता हो, पुराने ज़माने में तो बहुत ज़्यादा किया जाता था कि मुख्तलिफ बर्ड्स का, जिसमें सबसे ज़्यादा जो कबूतर है, पिजन है आपका, उसका जो खून जो है उससे मसाज किया जाता है. द बेसिक आइडियोलॉजी बिहाइंड दिस इज कि जो उसकी इंटरनल हीट है जो कि अबव योर बॉडी टेम्परेचर है वो उसके अंदर जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएगी आपके हड्डियों के अंदर एंड दैट हीट इज गोइंग टू रिड्यूस द फ्रिक्शन एंड फैसिलिटेट द मूवमेंट एट द लेवल ऑफ जॉइंट. तो ये आज भी मेरा ख्याल है होता है, लेकिन पहले ज़माने में बहुत ज़्यादा कॉमनली इस चीज़ को किया जाता था कि जहां पर भी किसी को जो है वो
जोड़ों की तकलीफ वगैरह का मसला होता था। और मैंने एक चीज़ और भी देखी है, जो इज्तिमाई क़ुरबानियाँ वगैरह मदरसे से हमारा आपको पता है कि ताल्लुक़ है, तो वो इज्तिमाई क़ुरबानी वगैरह में जब जानवरों की क़ुरबानी हो रही होती है बकरा ईद के अंदर, तो उसके अंदर हम देखते हैं कि जनाब लोग खड़े रहते थे और जैसे ही जानवर गिरा और गरम गरम खून निकला है वैसी वैसी उसको लेकर जो है ना वो बॉडी पे मलते थे। अगेन द सेम आइडियोलॉजी इज एप्लीकेबल हेयर, कि वो बेसिकली जो हड्डियों का दर्द है या जोड़ों का जो दर्द है उसमें वो एक सेटिस्फैक्ट्री अमाउंट ऑफ हीट जो है वो ट्रांसफर करता है, जिससे जो मूवमेंट है या जिससे जो दर्द है या जिससे जो रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट या फ्रोजन वाली फीलिंग है वो जो है वो कम हो जाती है। तो इन दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि घर में किसी बच्चे को ज़िबा करके उसका खून से आपने ना मसाज शुरू कर दिया, इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है। ठीक है जी, तो लेट्स क्विकली नाउ रिव्यू जो आज हमने अभी तक डिस्कस किया। आज हमने जो अपनी डिस्कशन स्टार्ट की थी वो फीडबैक सिस्टम से की थी। वी टॉक्ड अबाउट नेगेटिव एंड द पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम, एंड देन we have discussed the aspects of homeostasis